अक्सर वैज्ञानिकों और सैनिकों में संगीत की गहरी पैठ और उससे लगाव के प्रसंग देखने सुनने में आते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है श्री राम मोहन दुबे की। पिता सेना में थे, घर पर कड़े अनुशासन का वातावरण, लेकिन संगीत से लगाव सभी को था। एक गुणी संगीतज्ञ से राम मोहन दुबे जी ने विधिवत संगीत की शिक्षा ली, लेकिन शुरू से ही उनमें एक कंपोजर अंदर छुपा बैठा था। गुरुजी के जाते ही वो उनके कॉम्पोजिशन अपने ढंग से गाने बजाने लगते। जब गुरुजी को इसका पता चला तो डांटने के बजाय उन्होंने सफल कंपोजर बनने का आशीर्वाद दिया। सच्चे गुरु का सच्चा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा। आज मन के मौसम यूट्यूब चैनल में हमारे मेहमान हैं श्री राम मोहन दुबे जी। आगरा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त, लेकिन कैरियर की शुरुआत की मुंबई की फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री से। तो राम मोहन दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दुबे जी, मुंबई फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में आपकी दो पारियां हैं। एक 1963 से पहले की और दूसरी 1970 से 1972 तक की। दोनों पीरियड जिस तरह अलग हैं, उनके संगीतकार, संगीत, गायक, फिल्मों के ट्रेंड, कहानियां, प्रोडक्शन, टेक्निक, निर्माता, निर्देशक, सभी में काफी बदलाव आपने देखा होगा। तो पहले शुरू करते हैं पहले दौर से। सब कुछ नया था सिवाय उन सपनों के जिन्हें लेकर आप पहली बार आगरा से मुंबई पहुंचे। जी, देखिए ऐसा हुआ जी कि मैं बचपन से, मतलब स्टूडेंट लाइफ से शंकर जयकिशन का बहुत जबरदस्त फैन था। अच्छा। और उन्हीं से मेरी करस्पॉन्डेंस भी होती रहती थी जी। तो मैं जब बॉम्बे गया और उनसे मिला जी। और उन्होंने फिर कुछ और, मतलब थोड़ी आत्मीयता बढ़ गई। फिर हम एक दूसरे के बारे में, मतलब संगीत के बारे में भी बात करने लगे। इसी बीच में काफी कुछ बातें बढ़ती गई और मेरा रुझान और ज्यादा बढ़ता चला गया। जी। उसके बाद कुछ फिल्मों का, मतलब जो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी या शूटिंग हो चुकी थी, उसका नंबर आया तो वहां पर कुछ ऐसे डिफेक्ट्स नजर आए जो मैंने पॉइंट आउट किए, इस पर वो और ज्यादा मुखातिब हुए। जी जी। फिर उसके बाद जो है मैं, मतलब वहाँ पर अभी शुरू मेरा म्यूजिशियंस का ही काम करता था। जी जी। तो मेरी मुलाकात फिर वहाँ ये पुराने म्यूजिक डायरेक्टर थे, श्री बुलो सी रानी। अच्छा। जी। तो बुलो सी रानी साहब से ऐसे बीच में टाइम मिला तो बातचीत कर रहे थे। तब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हम तो दादा यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे, म्यूजिशियन का काम करवाए। तब उन्होंने ये एडवाइस किया, रोशन जी का नाम बदलाया। अच्छा। उस वक्त रोशन जी के पास कोई काम नाम नहीं था। मेरा ख्याल है उनकी उस वक्त लास्ट पिक्चर नौ बहार रिलीज हुई थी, उसमें एक भजन उनका बहुत पॉपुलर हुआ था, जी, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने उनके बाद जाना जाना शुरू कर दिया। और पहले तो वो बड़े उदास से थे क्योंकि वो सोच रहे थे भाई मेरे पास कोई काम नहीं है, तुम क्या करोगे अपना टाइम खराब। मैंने कहा मेरे पास भी कोई ज्यादा ऐसा कोई काम नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बैठूंगा उठूंगा तो कुछ ना कुछ तो काम की बात सीख ही लूंगा। जी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम अपना समय दे सकते हो तो दो, लेकिन तुम अपना काम छोड़कर मत आना। तो जब कभी ऐसा समय होता था, मैं फ्री होता था तो उनके पास चला जाता था। जी। उसी बीच में फिर एक फिल्म का ऑफर मिला, भारत भूषण के बड़े भाई आर चंद्रा, रमेश चंद्रा जी आए। वहां से फिर हम लोगों का ये काम नाम फिल्म का शुरू हो गया। जी, जी। तो पहली पिक्चर उनको फिर मिली बरसात की रात का। जी। बहुत मशहूर था उसका संगीत। जी। जी हाँ। तो वो पहला गाना जो है वो ही बरसात की रात पर ही था। तो उसके बाद वो कव्वालियों का दौर, मतलब जो है कहना कि वो फिल्म बड़ी हिट हुई। जी। और गानों के पीछे ही हिट हुई। जी, जी। तो उसकी कहानी तो कुछ दमदार थी नहीं, तो इसलिए जो है वो गानों पर चली फिल्म। और उसके बाद कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा हुई
के काम की लाइन लग गई और काम धड़ाधड़ चलने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसा करता था मैं, मेरे को जरा शौक था लोगों से डिस्कस करने का और पुरानी बातें जानने का जी। तो इस बीच में मैं जो अच्छे विद्वान म्यूजिक डायरेक्टर में थे जी। उनके संपर्क में आता रहता था जी। और उस वक्त के लोग भी बड़े बढ़िया लोग थे, मतलब वो अपना जूनियर समझकर हम लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी बातें बतलाते थे जी। इसी बीच में मैं आपको एक इंसिडेंट बतलाता हूँ। ऐसी मदन मोहन जी से एक बार मेरी मुलाकात हो गई। जी। जी। तो मदन मोहन जी से मैंने एक ही क्वेश्चन किया। मैंने कहा मदन जी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मैं गजलें और लोगों की भी कंपोज की हुई सुनता हूँ, आपकी भी गजलें सुनता हूँ, उसमें अलग एक कहना चाहिए चाहत होती है या उसमें एक तड़प होती है, क्या होती है? जी जी। तो उन्होंने उसका विधिवत मुझे फिर बताया कि भाई तुमने गजल को क्या समझते हो? मैंने कहा बस जैसा कि वहाँ हम लोग सुनते हैं महबूबा की बातचीत। हाँ सही बात है, जो कंटेंट तो यही होता है। हाँ तो वो बड़े जोर से हंसे, उन्होंने कहा कि महबूबा की बातचीत गजल से क्या मतलब हुआ, गजल के मतलब तो ये नहीं है। तब उन्होंने फिर इसको पूरा रूप उसका बताया मुझे। देखो पर्शियन में एक जानवर है जैसे वो हम लोग बारहसिंगा बोलते हैं, उसको गजाला बोलते हैं। तो जब उसके पीछे कुछ शिकारी पड़ जाते हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए एक झाड़ी में सर दे देता है जी, और झाड़ी में सर देने के बाद वो शिकारियों से तो बच जाता है। अब वो खुद फंस जाता है उसमें, उसके क्योंकि आड़े से अच्छे सींग होते हैं जी, तो झाड़ी में फंस जाते हैं तो वो एकदम मुसीबत में आ जाता है। और बोला जब आदमी कभी मुसीबत में होता है तो 2-3 प्रतिक्रियाएं होती है। बोला या शुरू में तो वो प्रयास करता है निकलने का, खूब जोर लगाता है, ये करता है वो करता है, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं निकलता। जब सब जगह से हार जाता है तो फिर जो है रोने लगता है, फिर चीखने चिल्लाने लगता है, मुसीबत में फंसा हुआ है, उससे भी काम नहीं चलता है तो फिर उसको गुस्सा आने लगता है और वो बहुत तड़पने लगता है बुढ़े। तो बोला ये गजल है। बोला कि पढ़े लिखों के लिए नाउन को वर बनाया जाए तो वो ही है ये। अच्छा। तो उन्होंने और उसका मुझे सटीक आंसर ये लगा कि बिल्कुल सही बात है, कहाँ गजाला कहाँ महबूबा की बातचीत। फिर उन्होंने महबूबा के बारे में लाया तो देखो मोमिनम्स में रोशनी है उनमें वो रिश्ता जो है महबूबा का मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी सूरदास ने कभी भी कृष्ण को कृष्ण नहीं माना, छोटा सा बालक माना। जी जी। मीरा ने कभी भी उसकी भक्ति नहीं बल्कि अपने हस्बैंड के रूप में माना। तो ये महबूबा का रिश्ता ये लोग ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाते और उसको यहाँ करके छोड़ देते हैं कि ये महबूबा की बातचीत को बदल करते हैं। जी जी। तो ये तो मदन मोहन जी ने एक मुझे नई बात बतलाई और मुझे बड़ी सटीक लगी है। सही है। दूसरा मैं आपको एक इंसिडेंट और बतलाता हूँ, वो है प्यारेलाल जी के पिताजी का। जी जी। जो डायरेक्टर वो है ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जी जी, उनके पिताजी। तो मैं जहाँ रहता था थोड़े दिन पहले मैं जिस जगह रहा तो पीछे वाले मकान में ही प्यारेलाल जी के पिताजी रहते थे जी। तो हमारी अक्सर उनसे बातचीत होती रहती थी क्योंकि एक गैलरी थी बीच में, बाकी कोई डिस्टेंस नहीं था। वो कभी अपनी बालकनी में आ जाते थे, कभी मैं, तो वो बातें करने में उनको बड़ा आनंद आता था। एक बार उन्होंने अपने घर में ही मुझे बुला लिया तो हम लोगों के वहाँ काफी देर तक बातचीत होती है। हाँ उनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर थी, वो बोलते बहुत थे और खुद कहते भी जाते थे कि मैं जरा ज्यादा ही बात करता हूँ। अच्छा। तो उनको हंसकर कहा, मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है आपकी ज्यादा बात करने में। तो फिर इस बीच में उन्होंने मेरा पूछा कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आगरा का रहने वाला हूँ और जैसे से आगरा के नाम से वो पुराने ख्यालों में डूब गए। वो आगरा काफी दिन रहे, यहाँ पर एक सिविलियन बैंड में काम किया उन्होंने। अच्छा अच्छा। और प्यारेलाल जी के जन्म के बारे में भी बतलाया कि यहाँ सौंठ की मंडी कोई जगह है जो मुझे भी नहीं मालूम थी, अब नाम बदल गया उसका।
तो बोला कि वहाँ का जन्म है इसका प्यारेलाल का। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, हमें मालूम ही नहीं था ये बात। बोला अच्छा, मैं आप बोला अच्छा। दूसरा मैंने फिर नोटेशन के बारे में बात करी उनसे। हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस में मैं तो कहूँगा कि नोटेशन के सबसे पहले उस्ताद वही थे। अच्छा। उन्होंने सिखाया, वरना इससे पहले गोयनीज जो थे वो अपने नोटेशन और वो ग्रुप्स में अपने उसी से काम करते थे। हिंदुस्तानी म्यूजिक बेचारे म्यूजिशियन ऐसे ही थे, अपने ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो वो लोग उनको बड़ा दूसरी निगाह से देखते। तो उन्होंने प्यारेलाल जी के पिताजी ने बना था पंडित राम प्रसाद। बस उन्होंने फिर वहाँ पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को नोटेशन का ज्ञान दिया। और उसमें नतीजा ये हुआ कि फिर सारे म्यूजिशियंस जो है वो निपुण हो गए एकदम नोटेशन में। और आज भी उनका, लेकिन मुझे थोड़ी सी शिकायत ये रहती है, इतना सब कुछ, इतना बड़ा दान उन्होंने और लोगों की रोजी रोटी के लिए, लेकिन सारे म्यूजिशियंस ने मिलके कभी उनका कोई स्वागत नहीं किया, कभी कोई वैसा वो नहीं किया। सब मुझे लगता था ये ठीक नहीं किया लोगों ने। खैर ये तो आने जाने की बात हो गई। फिर मैंने उनसे छेड़ा, मैंने कहा आपने नोटेशन कैसे सीखा? तो उनकी भी ज्यादा कोई एजुकेशन तो थी नहीं जी। तो उन्होंने बड़ा रोचक प्रश्न एक बतलाया तमाशा कि भाई देखो ऐसा हुआ कि ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। महाराज भरतपुर में अपना एक स्टेट का बैंड बनाया। उसमें भी मैं था और मैं उसमें मास्टर था जी। तो एक बार वो कहीं फॉरेन कंट्री में कहीं गए होंगे, तो उन्होंने वहाँ के बैंड को सुना, तो वो वहाँ नोटेशंस लगाकर बजा रहे थे। भरतपुर महाराज जब इंडिया आएगा, अपने घर भरतपुर आए, वहाँ उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मास्टर राम प्रसाद, मुझे वो नोटेशन वाला बैंड चाहिए। हाँ। बोला वो मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या। फिर बाद में उन्होंने बतलाया कि जो वो पट्टी लगा लेते हैं, उसमें कुछ लिख लेते हैं, वो देख देख के बजाते हैं। तो मैं समझ गया कि नोटेशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा महाराज वो तो ऐसा है नोटेशन, या तो मुझे आप बाहर भेजिए या मेरे किसी टीचर का इंतजाम यहाँ कर दीजिएगा। तो ये क्लियर नहीं हो पाया कि राम प्रसाद जी बाहर गए या यहाँ टीचर का इंतजाम हुआ। उन्होंने ऐसे नोटेशन सीखा और उसका नतीजा यह होगा सारे म्यूजिशियंस को उन्होंने, जो बम्बई में आज मेरा ख्याल है 90% ऐसे म्यूजिशियन है जिनको नोटेशन का ज्ञान पंडित राम प्रसाद जी ने कराया जी। बहुत बड़ी देन है उनकी। हाँ जी। और अब दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं जो बड़े रोचक हैं जी जी। जैसे अब हेमंत कुमार जी के साथ, हेमंत कुमार जी को एक पिक्चर मिली पुरानी नागिन, जिसमें वो बीन बड़ी भारी पॉपुलर हुई थी जी जी। देखिए अब उस वक्त क्या जमाना था। उस फिल्म के टाइम में और जब म्यूजिक तैयार हो रहा था, तो आज के जो लीडिंग म्यूजिक डायरेक्टर थे उस वक्त वो म्यूजिशियन थे। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी वायलिन बजाते थे, लक्ष्मीकांत जी मैंडोलिन बजाते थे जी। रवि जो उनके असिस्टेंट थे। तो अब उसके बाद में और कल्याण जी जो थे वो क्ले वायलिन बजाते थे। एक बाहर का इंस्ट्रूमेंट था जिसको वो नागिन बीन के नाम से लोग जानने लगे थे। एक्चुअली वो कीबोर्ड का ही एक भाईबंद था। तो इस तरह करके मतलब वहाँ एक दूसरे का मतलब बड़ा एक दूसरे को वो कॉपरेट करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। भविष्य के कितने बड़े बड़े संगीतकार उनके असिस्टेंट थे, मतलब म्यूजिशियन थे उनके यहाँ जी। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए फिर मुझको भी ये लगता था कि नहीं, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। म्यूजिशियन करना भी, म्यूजिशियन का काम भी कोई मामूली काम नहीं है जी। क्योंकि उसको देखिए ना, अब इसमें म्यूजिक डायरेक्टर ने एक तर्ज बना दी, अब उसके और असिस्टेंट बहुत से अरेंजर होते हैं, ये होते हैं, वो सारा और म्यूजिक भरते हैं। इंट्रोडक्शन म्यूजिक है, इंटरल्यूड है, ये है, और फिर उसमें अलग अलग म्यूजिशियन का उसमें यूज किया जाता है कि भाई यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट ठीक रहेगा, कहाँ पर क्या रहेगा। और उसमें बड़े बड़े उस्ताद लोगों ने भी काम किया है जी, ऐसा नहीं कि हम लोग ही खाली मतलब दूसरे दर्जे के म्यूजिशियन ही काम करते थे। देखिए उस्ताद हलीम जाफर खान साहब ने भी फिल्मों में काम किया जी। उस्ताद रईस खान ने भी फिल्मों में बहुत काम किया। आज के जमाने में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया,
शिव कुमार शर्मा, कार्तिक, ये सब लोग जो है ना फिल्मों में अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये सारा जमाना बड़ा अजीब गरीब था कि आज भी लोग जो है जहाँ अच्छा मतलब काम करने का मौका मिलता है वो करते हैं। मैं आपको एक और रोचक बात बताता हूँ। हाँ बताइए जी। वो जब ये पाकीज़ा का रिलीज होने का समय आया, जबकि ये करीब बहुत सालों तक तो ये डब्बे में बंद रही। हाँ, ये 14 साल लगे, 14 साल से ज्यादा लगे इसको बनने में जी। लेकिन उसके बाद में काफी टेक्निक बदल चुका था, तो सलाह ये बनाई गई कि भाई इसको म्यूजिक को फिर से रिकॉर्ड किया जाए। तो उसमें जो है चलना तो वही रही गुलाम मोहम्मद साहब की, लेकिन म्यूजिक जो है ना वो जो म्यूजिशियंस थे या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनका यूज उसमें नए तौर से हुआ। और ये फिल्म का म्यूजिक उन दिनों में होता था जब बांग्लादेश वाली लड़ाई चल रही थी। जी। सारी जगह ब्लैकआउट होता था, हम लोग रात में स्टूडियो में पहुंच जाते थे और रात भर जो है फिर उस म्यूजिक को तैयार करते थे। अब इस तरह से वो म्यूजिक आगे जाकर फिर से तैयार हुआ। जी। बड़ी कहानियां हैं सारी चीजों की। जी। अब ऐसे एक ये दूसरी बात बड़ी अजीब गरीब लगती है, जयदेव जी बड़े सुलझे हुए म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी। बहुत बढ़िया धुने हैं उनकी, बहुत बढ़िया गाने हैं। जी। हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि उनको रिपीट किसी ने नहीं किया। अच्छा। बड़ा दुखी होते थे हम लोग, इतना अच्छा म्यूजिक देने के बाद में लोग उनको इतनी जल्दी भूल कैसे गए। जब वो अकेले रहते थे, उनकी बाद में बहुत बुरी हालत थी, वो बीमार हो गए थे। तो राजेंद्र मेहता से मैं ऐसे ही मिलने के लिए गया जी। तो राजेंद्र मेहता ने मुझे बुलाया, मैं जानता नहीं था उस वक्त जयदेव जी को। तो फिर राजेंद्र मेहता और हम दोनों गए वही चर्च गेट के पास, वो कहीं रहते थे। तो उनकी बुरी हालत थी बेचारों की, और उसी में उनकी डेथ भी हो गई थी। डेथ में भी लोग ज्यादा नहीं पहुंचे थे, थोड़े से लोग थे। और उनके बाद असल में उनकी फैमिली जो थी वो सब नैरोबी में रहते थे शायद। अच्छा। वो अकेले ही रहते थे। जी। तो बड़ा ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। इतने मतलब प्रतिष्ठित और इतना बढ़िया संगीत देने वाले के लिए कोई पूछने वाला नहीं। जी। पुराने जो म्यूजिक वाले लोग, मतलब पुराने जो बुजुर्ग हो गए अब, उन्होंने भी एक बात ऐसे हम लोगों के आपस में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, उसमें उन्होंने जिक्र किया था, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका। तब उन्होंने कहा था कि लता जी को लता जी बनाने वाले खेमचंद प्रकाश थे। खेमचंद प्रकाश वो म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने महल पिक्चर में म्यूजिक दिया था। क्या बात गाना है, बड़ा क्या बढ़िया म्यूजिक आएगा आने वाला है। जी। हाँ, तो उस वक्त जो है ना जमाना नूरजहां का था, लता जी की एंट्रेंस होने वाली थी उस वक्त। तो लता जी बड़े उसमें उन्हीं की कॉपी ज्यादा करती थी, जैसा बल्लभ मुझे बतलाया गया। तो खेमचंद प्रकाश जी ने उनसे ये कहा कि देखो लता, तुम लता मंगेशकर होकर गाना गाओ, तुम नूरजहां बनने की कोशिश मत करो। और उसका नतीजा ये हुआ कि वही लता जी महल के गाने इतने पॉपुलर हुए। मैं तो यूँ कहूँगा कि जनमानस में म्यूजिक की नॉलेज उन्हीं फिल्म गानों से हुई। जी बिल्कुल। उससे पहले जो है इतने गाने पॉपुलर नहीं होते थे। अच्छा, उस वक्त के जमाने में प्लेबैक सिंगर का नाम नहीं होता था। जो फिल्म में जो औरत गा रही है, जो एक्ट्रेस गा रही है, उसके नाम से रिकॉर्ड कंपनी रिकॉर्ड पर उसी का नाम देते थे। जैसे अब आप पुराने महल के गाने अगर पुराने रिकॉर्ड आपको मिल जाए तो उससे लता जी के नाम की जगह काम नहीं लिखा होगा, क्योंकि फिल्म में मधुबाला का नाम काम नहीं था। ये तो और भी दिलचस्प बात है। कैरेक्टर का नाम लिख देते थे उसके ऊपर कि जिस चरित्र के ने उसे गाया उसका नाम रिकॉर्ड के ऊपर। वाह, कोई जानता ही नहीं था। तो इस तरह करके तो फिर लता जी मतलब उनको एक एडवाइस मिली और उनको ये भी बड़ा हुआ कि भाई मेरी आवाज भी अपनी एक जगह है। तो ये मैं अब कह नहीं सकता उसमें खेमचंद जी को, मैं तो कहूँगा कि लता जी, बाकी तो लता जी बतलाएंगे कि भाई ये स्टाइल किन्होंने बदला है। ये तो उसके बारे में नहीं कह सकता। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, कोई पुराने खान साहब कोई थे, उन्होंने बतलाई थी ये बात। खेमचंद प्रकाश जी ने कहा था कि लता तुम
लता मंगेशकर होकर गाओ तो मूर्जा मत बनाओ। दुबे जी, ये तो लता जी के बारे में आपने बहुत ही रोचक बात बताई और यही सच भी लगती है, इसलिए क्योंकि जो आवाज महल में लता जी की सुनने को मिलती है वही आवाज हमें आगे की उनकी रिकॉर्डिंग्स में भी मिलती है। तो जरूर ये बदलाव वाली बात जो किस्सा आपको बताया गया कहीं ना कहीं सच तो लगता है। बिल्कुल जी। और कुछ और इसी तरह के दिलचस्प किस्से आपसे सुनने की उम्मीद लिए मैं बैठी हूँ। असल मुझको थोड़ा शौक था नीलम जी, मैं लोगों से पुरानी बातों के बारे में से बात। जैसे एक बार क्या हुआ कि वहाँ बॉम्बे में एक बड़ी मशहूर फिल्म कंपनी थी, वो फिल्म कंपनी ड्रामा कंपनी जिसका नाम उषा थिएटर्स के नाम से थी, गुजराती लोगों की थी वो जी। तो उसमें एक बार फिर से मतलब उनका एक नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ था जिसमें करीब 100 नाइट्स उनकी हुई मेरे ख्याल। उस नाटक का नाम था जिगर अने अमी। अच्छा। गुजराती में था जी। तो उसी में भी गया हुआ था एक बार किसी से मिलने उस थिएटर में। तो वहाँ बाई चांस संजीव कुमार जी से मुलाकात हो गई। अरे हरि भाई से है? हाँ हरि भाई जरीवाला जी। तो हरि भाई जरीवाला थे वो। संजीव कुमार तो जब फिल्मों में काम करने लगे तब हुआ जी जी। तो खैर वो और उस वक्त प्रसंग चल रहा था क्योंकि वो थिएटर जो था वो आगे नया स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे तानसेन के ऊपर जी। तो उसी बीच में उनसे सारे जगह और भी थिएटर के लोग बैठे थे जी। सही बातचीत होती रही कि उसमें संजीव कुमार, हालांकि जबकि वो म्यूजिशियन ने, फिर भी उन्होंने म्यूजिक के बारे में काफी कुछ जानकारी की हुई थी जी। तो उन्होंने बतलाया कि भाई तानसेन दीपक राग गाना तो नहीं चाहते, जो गाना पढ़ा था उन्हें। तो ये बड़ी अजीब सी बात लगी कि भाई गाना पढ़ा, मतलब क्यों गाना जरूरी हुआ। तो फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई जो नाटक में जिस तरह से इनको करना था जी। उसमें ये दिखाया गया था कि अकबर के जो 9 रत्न थे जी, उनमें तानसेन भी थे जी। लेकिन वो बाकी लोग जो थे वो इस बात पर जलते थे कि हम लोग तो जो मतलब 365 दिन में कुछ ना कुछ करते हैं। तानसेन का तो जब बादशाह का भी मूड होता था तब सुनते थे कभी। तो उनको थोड़ी जेलसी होने लगी तानसेन से जी। तो तानसेन को वो लॉकडाउन करना चाहते थे। तो आपस में जब बहुत जिक्र हुआ तो किसी म्यूजिशियन से उन्होंने बात, आपस में यही हुआ कि भाई एक म्यूजिशियन को डाउन करने के लिए किसी म्यूजिशियन का ही सहारा लेना पड़ेगा जी। तो वो फिर किसी म्यूजिशियन को ढूंढने लगे और बाई चांस उन्हें वो मिल गया। तब उन्होंने उसको प्रपोज करा कि भाई आप इससे ये कहना कि हम दीपक राग सुनना चाहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह हम बहुत सी राग इनकी सुन चुके हैं, एक राग के बारे में बड़ी हल्ला है कि भाई बहुत कम का वो आता नहीं है, तो हम वही सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने दीपक राग का प्रपोजल रखा। तो अकबर बादशाह तो फिर उनको तो मालूम नहीं था कि दीपक राग के आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे। उन्होंने भी कहा कि नहीं आज तो फिर ठीक है दीपक राग गया। तानसेन को थोड़ा सा ये आवाज आने लगा कि ये अब मेरे साथ में कोई दुश्मनी हो रही है। अब बादशाह का ऑर्डर, इसलिए वो तो गाना तो था ही। तो उन्होंने फिर वो गाया और गाने के बाद में उस तरह का उनको अफेक्ट हुआ और उनकी हालत बहुत खराब हो गई। जो भी आज भी हमारे संगीत शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि दीपक राग गाने से ये अनहोनियां होती हैं। तो इसलिए उस राग को आज तक कोई छूता भी नहीं है। तो उसके बाद जब अकबर उनको पता लगा तानसेन को मेरी हालत बहुत खराब है, तो ये उसी रात को इन्होंने वो राज दरबार छोड़कर और जंगलों में भटकना शुरू कर दिया। और वहां भटकते भटकते ये सौराष्ट्र में पहुंच गए। अच्छा। मॉर्निंग का समय था तो ये बहुत बुरी तरह से प्यास लग रही थी। तो वहाँ 2 लड़कियां जो है कुएं पर पानी भर रही थी। अच्छा। गांव था कोई छोटा सा। तब जो है वो
उसमें तानसेन ने वहां उससे कहा लड़कियों से, मुझे बहुत प्यास लगी है तो मुझे पानी पिला दो। तो मुझे छोटी लड़की थी, वो थोड़ी शैतान सी थी, चंचल थी, वो सब पानी पिलाने के लिए गई तो बड़ी वाली ने रिमार्क किया कि तू जो पानी से पिला रही है इससे इसकी प्यास नहीं बुझेगी। जब तानसेन ने ये सुना तो वो अवाक रह गया और उसने दोनों के पैर पकड़ लिए और बोले कि अगर कोई दुनिया में अब कोई बचा सकता है तो तुम दोनों बचा सकती हो, इसलिए मेरे ऊपर कुछ मेहरबानी करो। तब उन लोगों ने वहां पर मल्हार गाया। अच्छा। और उसमें उसकी बारिश होने के बाद में तानसेन की हालत ठीक हुई और उसके बाद उन्होंने तानसेन ने उनकी बड़ी प्रशंसा बात कर बड़ा धन्यवाद दिया ये वो। उसके बाद जब तानसेन वापस अपने घर पहुंचे तो वहाँ हल्ला मच गया कि तानसेन वापस आ गए, तानसेन वापस आ गए। तो वो वहां पर ये बड़ी खुशियां मनाई गई, उन्हें तानसेन आ गए भाई। तो बादशाह ने पूछा भी क्या हुआ क्या। इधर उन लड़कियों ने उनसे ये कह रखा था कि हमारे बारे में तुम किसी को कुछ बतलाओगे नहीं। तो आवेश में आकर या उस वक्त भावनावेश में जाकर उन्होंने उनका नाम बतला दिया। तो बादशाह ने फिर जो है उनको अप्रोच किया तो उन्होंने तो मना कर दिया था कि हमें नहीं बतलाना। अच्छा, उस वक्त हिंदू लड़कियां वैसे भी बड़ा पर्दा नशी तो होते थे हिंदू, तो वो वैसे भी लड़कियों को तो जाने की सख्त परहेज किया जाता था जी। कहना बादशाह का ऑर्डर। तब जब वहां पर इनका वो महफिल में हुआ प्रोग्राम जी, उन्होंने गाया तो फिर उसके बाद उन्होंने गाते ही गाते और नृत्य करते समय अपने आप को सुसाइड कर दिया था। स्वाभिमानी लड़कियां थी वो। हाँ, दोनों में। बस इसके बाद में फिर संजीव कुमार जी ने एक बात बताई कि वो कोई गांव है वहाँ आज भी उन दोनों की समाधियां बनी हुई हैं जी। आज के जमाने में जब तो खैर मोदी जी को कोई हम लोग जानते ही नहीं थे, तब इन्होंने संजीव जी ने जिक्र किया था, शायद हो सकता है ये कोई मिनिस्टर वगैरह रहे हो या चीफ मिनिस्टर हो बुनियाद के। तब उन्होंने इनका मोदी जी को कहा था कि ये उस गांव की बात है जहाँ मोदी जी जहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा। अब इसकी सत्यता तो हो ही जान सकते हैं, मोदी जी बदला सकते हैं। तो कभी कोई मतलब ऐसा म्यूजिशियन से जैसे मोदी जी से बात करने में वो तो कुछ नहीं है, कभी उनसे ये प्रश्न किया जाए तो इसका बारे में बतला तो सकते ही वो कहाँ है या नहीं है। तो ये कहानी उन्होंने संजीव कुमार ने बतलाई थी। ये प्रसंग बनना था उस ड्रामे में जो नेक्स्ट उनका प्रोडक्शन होने वाला था, उसमें ये था तो लड़कियों का नाम भी उन्होंने तानी और नानी बतलाया था। तो ये जी इस तरह के किस्से जो है ना हम लोगों के आपस में म्यूजिशियन बैठ कर कुछ ना कुछ बतलाते रहते थे, कुछ पुरानी बातें, कुछ मन गढ़ंत, तो इस तरह से और वो कुछ ना कुछ काम की बातें निकलती थी। हमारी समझ में आता है, मेरा ख्याल है जब उन दो लड़कियां उन्होंने गाँव की बतलाई, मुझे लगता है कि इसके पीछे ये होगा कि जैसे अब आज के जमाने में अलग अलग जो विधाएं जैसे हमारी लोकगीत है, सुगम संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, इनमें तीनों में आपस में अंदर से कोई मेल खाता नहीं है। शास्त्रीय संगीत वाला लोक संगीत को बड़ा अरे ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही सुगम संगीत को कुछ संगीत तो संगीत है। मैं अपने हिसाब से संगीत की परिभाषा एक ही मानता हूँ, जो कानों को मधुर लगे वो संगीत है। बिल्कुल, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि वो शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत या लोक संगीत ही संगीत है। यही संगीत की परिभाषा ही यही है, जो कानों को प्रिय लगे वही संगीत है। वो संगीत है बिल्कुल। तो ये सारी चीजें ऐसे ही है, लोग मतलब डिस्कस, लेकिन ये है कि एक दूसरे से डिस्कशन किए जाए तो उसमें कुछ ना कुछ नई बातें पता लगती हैं। अच्छा। जैसे गजल का मदन मोहन जी ने जैसा बतलाया, मैं समझता हूँ उससे अच्छा और कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है। जी जी। अच्छा दुबे जी, आपके मोहम्मद रफी साहब से भी बहुत नजदीकी संबंध थे जी। मोहम्मद रफी साहब से ये था कि बहुत बढ़िया आदमी थे वो जी। वो छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं था उनमें, और मैं तो कहूँगा कि वो
पैसे को भी इतनी अहमियत नहीं देते थे। मैं आपको एक इंसिडेंट बतलाता हूँ उसी समय का। एक नया कोई म्यूजिक डायरेक्टर था, नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, रोहन लाल नाम था या सोहन लाल नाम कुछ था। तो उसमें एक बहुत अच्छा एक फिल्म का उसमें साइन हो गई थी। तो ऐसी छोटी मोटी फिल्म थी, उसमें उसने वो जो कंपोजिशन किया रफी साहब के लिए। तो हम लोगों ने इंसिस्ट किया कि तू रफी साहब से गवा इसको। तो वो बोला कि भैया मेरे प्रोड्यूसर में इतनी जान नहीं है कि वो रफी साहब के चार्जेस दे सके। फिर भी हमने कहा तू बात तो कर रहे थे रफी साहब से। रफी साहब से बात में खैर हम लोग म्यूजिशियन सारे लोग मिले, उनको बदलाया था, उनको सुनाया। तो रफी साहब बड़े खुश हुए, बोले नहीं मंगाऊंगा और वो जो तेरी समझ में आया वो दे देना मुझे। रिकॉर्डिंग हुई बहुत अच्छी। सब कुछ होने के बाद इधर भी हुआ यह कि जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई और रफी साहब भी उससे इतने इम्प्रेस हुए कि जो कुछ उन्होंने दिए थे म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने पैसे वो वापस दिए। बोला उसका नाम लिया, वही फलाने तूने ये बहुत अच्छा कंपोजिशन किया है, मैं ये तुझे अपने नाम में देता हूँ। जो पैसे उसने दिए वो भी वापस दे। क्या बात है, क्या ऐसे आदमी थे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनसे जिक्र जब किया, आगरा में मेरे लोग बहुत पीछे पड़े हुए थे कि भाई यहाँ तू कभी इन लोगों को ला ये हुआ। तो मैंने रफी साहब से बात करी तो बोले कि ठीक है मैं बिल्कुल चलूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे एक नया पैसा नहीं चाहिए, बस मेरे को बाई एयर जो है फ्लाइट दोनों तरफ से हो जाए। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। बोला मैं इसलिए मांग रहा हूँ तुमसे, मैं ट्रेन से भी बाकी लोग में जैसे तलत महमूद, उषा खन्ना, मुबारक बेगम, ये सब लोग बाई ट्रेन आए थे, बाई ट्रेन ही गए थे। लेकिन रफी साहब ने मुझसे कहा कि भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग फंसी हुई है, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। सही बात है। और नुकसान एक्चुअली उन म्यूजिशियन का था जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। जी जी। प्रोड्यूसर तो ठीक है भाई आज नहीं तो कल कर लेंगे, लेकिन म्यूजिशियंस का तो धंधा मरता है। हाँ बिल्कुल सही कह जो है अब ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा बोलिए। बिल्कुल सही बात। जो दूसरों का भी ख्याल रख रहा है। वो परिवार ही हो जाता है, एक परिवार की तरह हो जाता है। जैसे बिल्कुल जब तलब साहब से मैं मिला, तलब साहब को भी लाना था मुझे यहाँ जी। तो तलब साहब शुरू में तो थोड़े नर्वस हुए। उन्हें रफी का जमाना था, रफी हो रही थी। तो बोला मुझसे बोले वो कि तुम्हें यार तुम जहाँ रफी साहब को ले आ रहे मैंने वो अकेले ही बहुत है, क्या जरूरत है बाकी नहीं तलब साहब मैं आपको भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, लोगों को बदलाना चाहता हूँ, तभी आपका भी टाइम था। बोला देख ले भाई मैं मेरी हूटिंग मत करा देना तुम। मैंने कहा ये मेरी गारंटी है। मैंने जब वो प्रोग्राम दिया तो शुरू में मैंने तलब साहब को स्टेज पे लाया और मैं उनके गाने का भी एक चुके थे जी। सीने में तड़पते हैं अरमा या एस डी बर्मन का एक होता है ना, जलते हैं जिसके लिए, ऐसे 4-5-6 गाने वाले। तो उस वक्त हमने रफी का नाम भी नहीं लिया स्टेज पर। इनके जो है करीब घंटे भर तक गाते रहिए और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर हम मुबारक बेगम नहीं फिर उषा खन्ना को लाए थे। उषा खन्ना ने भी अपने सुनाए। मुबारक बेगम को इसलिए लाए थे, इन्होंने लता जी की और रफी की भिड़ंत हो गई थी। तो उस वक्त जो है मुबारक बेगम को एक डुएट मिला था, बहुत पॉपुलर हुआ था, मुझको अपने गले लगा ले ऐ मेरे हमराई रफी साहब के साथ। हाँ बहुत मशहूर हुआ था ये गाना भी, हमराई फिल्म का। जबकि मुबारक बेगम को कोई लिफ्ट नहीं देता था, मुझे उधर गाती थी, बिल्कुल अलग आवाज थी उनकी। हाँ तो वो इसलिए उनको रफी साहब के साथ गाया उन्होंने, तो उसको इसलिए लाए। तलब बहुत खुश हुए हमसे, बोला कि नहीं, मैंने कहा देखिए तलब साहब हमको भी पता है कि रफी साहब जिस तरह के गाने गाएंगे उसमें आपका ये स्लो म्यूजिक लोग पसंद ही करेंगे। तो ये तो हम लोगों के ऊपर है कि हम कैसे प्रोड्यूस करें। तो मैंने इसलिए आपके यहाँ से आपसे शुरू किया और आप देख रहे हैं कि वंश मोर होती रही आपके लिए। 1 घंटे आप गाते रहे। रफी साहब भी मुझसे बोले कि ये
तुम तलत को लेते जा रहे हो, लेकिन ये ठीक रहेगा। मैंने कहा वो तो हमारे ऊपर है। तो वो भी यही बोला कि भाई किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जी जी। अच्छा दुबे जी, आपका पहला दौर तो काफी लंबा था, 50-51 से लेके 1963 तक का लगभग, और बड़ा स्ट्रगल वाला था वो। हाँ, और दूसरा दौर जो 1970 से 72 तक का है, उसमें क्या आपके अनुभव रहे? हाँ वो भी देखिए, उससे ऐसा हुआ जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी थी, आर्मी में गया था जी, तब उसका रूप कुछ और था। जब मैं वापस गया तो एकदम सारा एटमॉस्फेयर बदला हुआ था जी, और गाने बजाने का रूप रंग भी बदल चुका था जी। मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा भैया क्या हो गया ये लोगों को, ये क्या म्यूजिक हो गया है। पहले नीरम जी एक एक गाने में बड़ा वक्त लगता था कंपोज करने में। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपको बतलाता हूँ, और फिल्म का नाम तो भूल गया हूँ। वो जैकी श्रॉफ के ऊपर कोई पिक्चर किया गया था, क्या नाम, यहूदी था या क्या था, उसमें गाना था ये मेरा दीवानापन है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, बहुत मशहूर है गाना ये। हाँ वो गाना में। अब देखिए ये मुखड़ा और इधर श्री रामचंद्र जी का एक मुखड़ा, देख मुझे आवाज न देना, फिल्म अमरदी, दोनों के मुखड़े एक से। तो ये भी इंसिडेंट होते थे कि भाई ये गाना वहाँ के साथ गाना वो अपना, भाई ठीक है कभी कभी ऐसा होता है जो तुमने बनाया वो दूसरे पे मेल खा जाता है। तो ये इस तरह का जमाना जो है। तो फिर थोड़ा सा वहाँ लोगों में जबरदस्ता भी मैंने देखी आपस में, जैसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर आपस में एक दूसरे को बात करते थे, अप्रिशिएट करते थे, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कुछ लोग अलग अलग विमुख से हो गए। तो वो मैं काम करने में भी तो फिर म्यूजिशियन का भी हो गया, वो भी ग्रुप में बट गए कोई किसी का। तो वो जैसे आज की भाषा में कहते हैं ना, चमचेगिरी होने लगी। तो उसमें माहौल थोड़ा खराब तो हुआ जी। फिर जब इसका रूप जब इतना खराब हुआ, मैं उसमें अपने आप को अब अनफिट मानने लगा जी। तो मैंने कहा अब तो ये यहाँ मेरे जैसे लोगों की, अब यानी दाल गलने में पहले ये होता था कि लोग, मैं किसी के साथ भी काम करूं लोग बुलाते थे, आप सजेशन आपस में बैठते थे, कुछ ना कुछ मैं मुझसे कहते थे तुम कुछ बजाओ, उसमें कोई ना कोई धुन निकल ही आती थी जी। तो वो सब माहौल खत्म हो गया था। फिर मैं वहाँ कुछ तड़पने लगा, मैंने कहा ये अच्छा, मैं मुझे फायदा ये हुआ कि मैं थोड़ा क्लासिकल डांसर और इनके साथ भी संगत करता था। जी जी। तो एक दो प्रोग्राम ऐसे हुए जिसमें गोपी कृष्ण और सितारा जी दोनों के म्यूजिशियन एक थे, और दोनों का एक प्रोग्राम ऐसा अटक गया, दोनों की डेट एक। अब उसमें सवाल म्यूजिशियन कौन किसके साथ जाएगा। भगवान की कुछ ऐसी कृपा, तो मैं सितारा जी के टच में था, बस उन्हीं के साथ रहने लगा, उनके फ्लैट में एपीएमसी रोड पर। तो उसके बाद मेरा गुजारा ऐसे भी चलता था। तो वो मैं ऐसे लोगों के साथ संगत वंगत करने लगा। सवाल ये ना कि बॉम्बे में कुछ ना कुछ तो करना ही है। जी जी बिल्कुल। बस फिर इसके बाद वो मैंने छोड़ दिया मुंबई। तो जब सितारा जी वहाँ अपने दूरदर्शन में आई थी, तो वहाँ लोगों को बताया कि भाई ये तो आज यहाँ दूरदर्शन में, कल तक तो ये मेरे साथ ही था और उसी के कंपोजिशन से मैं आज डांस करूंगी। तो उन्होंने वो ठुमक चलत रामचंद्र पायलट पहले नहीं, उस पर डांस किया था उन्होंने। जी जी। और उन्होंने कहा उसमें तो ये इसका दुबे का ही कंपोज किया हुआ है। तो दुबे जी, ये बहुत ही दिलचस्प सफर था आपका, जो 2 बार आप मुंबई की सैर कराए और वहाँ के पूरे जो रिकॉर्डिंग के और फिल्म म्यूजिक के ऐसे ऐसे रहस्य आपके सामने खुले कि आपको लगा कि ये भी एक मतलब बहुत ही ऐसी दुनिया है जिसको थोड़ा दूर से ही दर्शन करें तो अच्छा है, और वो इच्छा आपको दूरदर्शन ले गई। तो दुबे जी
होता ये है नीलम जी कि लोगों को जो बाहर की चमक दमक है वो तो दिखाई दे रही है, उसके पीछे क्या हो रहा है जी ये नहीं लोगों को पता होता है। जी बिल्कुल, ये तो हर जगह की कहानी है क्योंकि पूरी जानकारी किसी को नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो राम मोहन दुबे जी जिंदगी के उतार चढ़ाव, जिंदगी में रंग और विविधता भी लाते हैं और संगीत में आरोह जितना ही अवरोह भी जरूरी होता है। पर यह आपका अनुशासन ही था जो आप किसी मोर्चे पे हारे नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर आप आज भी सिर्फ संगीत ही सोचते हैं और संगीत के लिए ही जीते हैं। बहुत शुभकामनाएं आगामी वर्षों के लिए और मन के मौसम YouTube चैनल में शामिल होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।